हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए हैं आपके लिए जीए जीके का पार्ट 29। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी को ज्वाइन करें और व्हाट्सअप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। चलो पहले देखते हैं मोटिवेशन थॉट, उसके बाद शुरू करेंगे क्वेश्चन। ठीक है गाइस, चलो देखते हैं मोटिवेशन थॉट किस किसने लिखा है। पहला है नितिन ने लिखा है। क्या लिखा है? क्यों सोचे कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहें मंजिलों की तरफ हम, कुछ ना मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। बहुत अच्छे। कुछ नहीं मिला, अगर जो चीज़ आप सीखते हो, मतलब कुछ नहीं मिलता तो आपको क्या मिलता है? तजुर्बा मिलता है, जो आपके लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत काम आता है। किसी भी चीज़ में आप किसी को भी बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हो। अब देखते हैं काजल ने क्या लिखा। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। समझ रहे हो? मतलब पंछी जो होता है कभी भी डाली पे कटने से नहीं, अपने पंखों पे भरोसा करता है, मतलब अपने आप डिपेंड होता है अपने ऊपर, ना कि किसी और पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। गाइस, मैं आपको बिट डिटेल के साथ आज बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, 2-3 मैंने ट्रिक भी बनाई है जो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप नोट कर लेना इन ट्रिक को। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? कालाशोक, अशोक, कनिष्क या फिर अजातशत्रु? ये गलत लिख दिया। तो प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? तो ऑप्शन डी, अजात शत्रु। गाइज, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, वो आप ट्रिक याद कर लेना। इससे आपको देखिए, आपको ये पता है प्रथम बौद्ध संगति की कितनी 4 संगतियां हुई, चारों को 1 बाई 1 याद कर लेना। कैसे याद करना है, किस किस के शासनकाल में हुई, तो कैसे याद करना है, एक ट्रिक है जो आप नोट कर लेना। कैसे याद करना है? आज, कल, आशा, किनकी। ठीक है, ये शासनकाल में जिन जिनके शासनकाल में हुई। कैसे याद करोगे? आज, कल, आशा, किनकी। तो आज से क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। और कल से क्या हो जाएगा? कालाशोक। आशा से हो जाएगा अशोक। और किनकी से आ जाएगा कनिष्क। ठीक है, कैसे? आज, कल, आशा, किनकी। इससे आपको इनका शासनकाल याद रहेगा कि बौद्ध संगति इनके शासनकाल में हुई। आज, कल, आशा, किनकी। अशोक, वो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी, मतलब ये भी पूछ लिया जाता है कौन कौन सी जगह है, तो इनकी जगह भी याद रखना। कैसे याद रखोगे? राजा के पुत्र के कुंडल, इनकी जगह भी याद रखनी है। राजा के पुत्र के कुंडल, राजा से क्या हो जाएगा? राजगृह। पुत्र से क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। और के जो होता है वो आप कट कर दोगे। कुंडल से क्या हो जाएगा? न, राजा के पुत्र के विशाल कुंडल, विशाल कुंडल। ठीक है, कौन सी ट्रिक है? मतलब इनके जो क्या नाम है, कहाँ कहाँ पर हुई उसकी ट्रिक है ये। राजा के पुत्र के विशाल कुंडल, राजा से राजगृह आ जाएगा, पुत्र से पाटलिपुत्र आ जाएगा, विशाल से वैशाली आ जाएगा, कुंडल से कुंडलवल कश्मीर। ठीक है, बाकी अभी मैंने बता ही दिया था। अच्छा, जब हुई कब थी, तो पहला आपको याद रखना है 483, फिर उसके 100 साल बाद 383, फिर अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व, फिर उसके बाद आपकी होती है कनिष्क के शासनकाल में ईस्वी, प्रथम ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। ठीक है, कब हुई थी? ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, जब ईस्वी शुरू हुई थी आपकी। ऐसे ही आपको याद करने का, ये आप ट्रिक मतलब नोट कर लेना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आफ्टर वीडियो के बाद इसे आप जो है नोट कर लेना, याद रहेगा इस तरीके से। इसी तरीके से आप याद करोगे तो याद रहेगा। आप चारों बौद्ध संगतियाँ आपको ईजिली याद रहेंगी। पहला जो उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? महाकश्यप। और लास्ट वाले होते हैं आपके कनिष्क के, वो होते हैं आपके वसुमित्र। दो इनके अध्यक्ष भी याद कर लेना। अभी मैं जैन संगति के बारे में भी बता दूंगा।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, फ्यूज का प्रतिरोध होता है उच्च होता है, निम्न होता है, शून्य होता है, ऋणात्मक होता है। प्रतिरोध का मतलब आप जानते हुए रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये धारा के विपरीत काम करता है। जैसे जो धारा आपकी ऐसे बह रही है तो धारा को रोकने का जो कार्य होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोला जाता है। सिंपल भाषा में ऐसे समझिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, उच्च होता है। फ्यूज का प्रतिरोध उच्च होता है, और जो गलनांक होता है वो क्या होता है, निम्न होता है। गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। इसी वजह से आपके जो फ्यूज लगाए जाते हैं वो किसका, टिन और शीशे का बना होता है। टिन और लेड का बना होता है जो घरों में होता है। उस किस में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा घरों में जैसे कोई एकदम आग से या शॉर्ट सर्किट होता है तो तुरंत फ्यूज़ निकाल दिया जाता है। फ्यूज जो होता है तुरंत फूक जाता है। क्यों फूक जाता है, क्योंकि उसमें जो धारा के विरुद्ध प्रतिरोध जो होता है बहुत हाई होता है, और गलनांक जो उसका तार होता है वो गलनांक इतनी जल्दी होता है कि एक साथ जल जाता है। इसी वजह से पूरे घर की सप्लाई क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इसी वजह से आपका फ्यूज लगाया जाता है। आ गया समझ में। देखो ये भी आ गया क्वेश्चन नंबर 3। फ्यूज का गलनांक होता है, अभी मैंने फ्यूज के बारे में बताया। फ्यूज लगाया क्यों जाता है, क्योंकि इस वजह से लगाया जाता है ताकि अगर घर में कोई शॉर्ट सर्किट होता है, आग लगती है, तो फ्यूज जो होता है निकाल दोगे, या फ्यूज जो होता है क्या नाम है, अपने आप जल जाता है। उसमें क्या होता है फ्यूज में, तो उसका जो प्रतिरोध होता है धारा के विरुद्ध जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। वो हाई होता है, गलनांक जो होता है वो कम होता है। इसी वजह से एकदम से उसका तार फ्यूज का जल जाता है। जब जल जाएगा तो फिर सप्लाई पूरे घर की बंद हो जाएगी। इसी वजह से फ्यूज़ लगाया जाता है। तो फ्यूज़ का गलनांक क्या होता है, तो ऑप्शन बी, निम्न होता है। प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। क्वेश्चन नंबर 4, हालांकि निम्न गलनांक और निम्न तापमान भी होता है, वो थोड़ा सा अलग केस होता है। चांदी वगैरह के केस में होता है, वो चीज़ अलग है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज कहाँ स्थित है, पटना, जमशेदपुर, रांची या फिर धनबाद। धातुकर्म आपकी काम करती है SCRI के अंडर में, साइंटिफिक एंड काउंसिल रिसर्च ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें जो धातु से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जमशेदपुर। ऐसे ईजिली याद कर सकते हो कैसे, धातु क्या होती है, जमी हुई होती है, तो जमी से आपका आ गया जमशेदपुर आ गया, और जमशेदपुर आपका कहाँ पर है, आपका झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गाइज आपस में बात मत किया करो आप लोग, जो है कल भी मैं देख रहा था आपस में ही बात करने लगते हो। अरे मतलब ये आपका एक हिसाब से टेस्ट है, आप इसे टेस्ट समझ के दिया करो डेली। समझ रहे, आप जैसे मतलब डेली चलने के लिए खाना खा रहे हो, अगर नहीं चलो एक दिन खाना नहीं खाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक उसी तरह से आप एक दिन पढ़ाई छोड़ते हो तो आपका नुकसान होता है। आपको दूसरे दिन महसूस हो जाता है कि हाँ ये चीज़ मेरी छूट रही है। आप दूसरे दिन जो है कोई भी क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आती है, क्योंकि एक दिन प्रैक्टिस छोड़ने का मतलब आपको दिक्कत है। आप जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, उन्हें आप फॉलो देखा करो। विराट कोहली के पास, आप विराट कोहली जानते हैं वर्ल्ड के नंबर 1 क्रिकेटर हैं, ठीक है। उनकी इनकम भी सबसे हाई है। अभी उसकी फोर्ब्स की सूची आई थी, नंबर मतलब टॉप में आए हैं, ठीक है। वो भी डेली 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करते हैं। वो सोचे कि मेरे पास रुपया है, मैं क्या करूँगा, अब मैं तो बड़ा क्रिकेटर हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। लेकिन वो भी डेली उठ के क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस करना वैसे ही आपको ज़रूरी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है, कितनी हो सकती है, 6 माह, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 3 वर्ष। अधिकतम जो आपकी राष्ट्रपति शासन की अवधि हो सकती है वो 3 वर्ष हो सकती है। ठीक है, आपको पता ही है किसके द्वारा लगाया जाता है, कौन से आर्टिकल, 352, 356 और 360 के तहत लगाया जाता है। ये आपका राज्यों में लगाया जाता है, ये नेशनल इमरजेंसी होती है, और ये आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है 360। जो डेली प्रैक्टिस करेगा वही आगे चलेगा, फिर चाहे वो कोई भी हो।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या फिर लोथल। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई, तो ऑप्शन सी हड़प्पा सभ्यता की। किसने की थी आपकी, दयाराम दयाराम साहनी ने 1921 में। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है आपका, रावी नदी के किनारे है। और ये वर्तमान में कहाँ पे आता है, तो पाकिस्तान का मांटेगोमरी ज़िला। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुआ उसके बारे में भी जान लेते हैं एक बार में। यहाँ पर जो आपका प्राप्त हुआ था वो क्या क्या मतलब साक्ष्य मिले, तांबे का पैमाना, तांबे की इक्कागिरी, तांबे गलाने की भट्टी और अन्नागार। अन्नागार जो है वो आपका मोहनजोदारो में भी मिला था और इसमें भी मिला गया। ठीक है, अन्नागार मतलब बड़ा सा जो फसल उसल का रखने का होता है वो। ठीक है, स्टोरेज बोलते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ, 1965, 1970, 1972 या फिर 1974। तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता तो कब हुआ, तो ऑप्शन सी 1972, जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, 1971 में लड़ाई होती है, फिर 1972 में भारत और शिमला के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हो जाता है। भारत जो होता है पाकिस्तान के सैनिक भी छोड़ देता है। और पाकिस्तान की तरफ से कौन से प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो। कौन थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और भारत की तरफ से इंदिरा गांधी। ठीक है, ये लोगों के बीच समझौता हुआ था। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी बेनज़ीर भुट्टो। क्वेश्चन नंबर 8, गोवा किस वर्ष आज़ाद हुआ था, 1955, 1960, 1961 या फिर 1965। तो गोवा किस वर्ष आज़ाद हुआ, तो ऑप्शन सी 1961, 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ। इसी वजह से गोवा जो है इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है। किस दिवस में, मुक्ति दिवस के रूप में। ये आज़ादी के 14 साल बाद आपका क्या हुआ, गोवा आज़ाद हुआ था। और इसमें लगभग 450 सालों तक क्या किया था, पुर्तगालियों ने शासन किया था। अच्छा, जो आपका स्थापना दिवस मनाता है पूर्णतः, अगर राज्य का दर्जा पूछा जाए, गोवा को पूर्णतः राज्य का दर्जा कब मिला, तो आपका 30 मई 1987 को आपको गोवा को पूर्णतः राज्य का दर्जा मिला था। इसी वजह से 30 मई को स्थापना दिवस मनाता है गोवा। ठीक है, 19 दिसंबर को क्या मनाता है, मुक्ति दिवस। 19 दिसंबर 1961 के पुर्तगाल से आज़ाद हुआ पूरी तरीके से। ठीक है, और 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और इसे 30 मई को किसके रूप में मनाता है, आपका स्थापना दिवस के रूप में गोवा मनाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी, चोकला अय्यर, जेबी कृपलानी, अमृता प्रीतम या फिर इंदिरा गांधी। तो भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए चोकला अय्यर भारत की पहली महिला विदेश सचिव बनी थी। ये आपकी एक IFS अधिकारी थी। क्वेश्चन नंबर 10, डोंगरी किस राज्य की भाषा है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल या फिर असम।
ये आपका डोगरी होगा। चलो कोई नहीं, डोगरी डोगरी एक ही बात है। तो डोगरी किस राज्य की राजभाषा है? तो ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर की। एक मूवी भी आई थी डोगरी का राजा करके, हालांकि वो मुंबई वाला एरिया लगता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? हड़प्पा सभ्यता के स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या फिर पंजाब? तो हड़प्पा सभ्यता के स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन डी पंजाब में। ठीक है, और किस नदी के किनारे? आपका सतलज नदी के किनारे। और इसकी जो खोज किसने की, इसकी मतलब खुदाई वगैरह किसने की? तो 1953 और 55 के बीच की थी आपकी यज्ञदत्त शर्मा ने। किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने, याद रखना। किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने। ये आपका होगा पंजाब हो गया, यज्ञदत्त शर्मा, 1953 और 55 के बीच। अच्छा, यहाँ से खुदाई में क्या मिला? तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला था। कहाँ से? रोपड़ से। क्या मिला? मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है रोपड़ से, सतलज नदी के किनारे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा। ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है गाइज, असंभावित प्रश्न है। आपको डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। आपको पता है CHSL के बारे में भी नोटिफिकेशन आ गया है। पेपर लगभग 2 महीने 2-2.5 महीने के बाद आपका हो जाएगा। एक बार सोच के देखो कि अगर मतलब अच्छी जॉब मिल जाती है तो फिर क्या होता है, उसके लिए कितनी मेहनत होती है, वो भी एक बार सोच के देखो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, जो कि आपका बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा है। ये भी याद रखना, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? 1893, 1895, 1897 या फिर 1899? रामकृष्ण मिशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1897 में। ठीक है, किसके द्वारा की गई? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। चलो बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या बोलता है। खून को थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? तो खून का थक्का जमने में क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जिसे बोलते हैं। तो खून का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो ऑप्शन डी विटामिन के। ठीक है, अगर पूछा जाए विटामिन किस कौन सा प्रोटीन जो होता है वो सहायक होता है, तो आपका हेपेरिन नामक प्रोटीन जो होता है वो सहायक होता है। किसमें? खून का थक्का जमने में। अगर प्रोटीन पूछा जाए तो हेपेरिन, और खून का थक्का जमने में सहायक विटामिन है तो विटामिन के। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, विटामिन के का नाम क्या है? वैसे तो इसके कई नाम है, लेकिन मैं जो बताऊंगा आप वो नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको NCERT बेस्ड से बता रहा हूँ। ठीक है, इसका जो विटामिन के का नाम जो होता है, इसका जो मतलब रासायनिक नाम है वो क्या है? फाइटोनाडाइन। क्या नाम है? फाइटोनाडाइन। ठीक है, इस तरीके से फाइटोनाडाइन इसका क्या है? रासायनिक नाम है। लेकिन ये 3 बाटों में आपका डिवाइड होता है। मैं आपको अब बता रहा हूँ K1, K2 और K3।
ये आपने पता नहीं कितने लोगों ने सुना हो, लेकिन मैं एनसीईआरटी बेस से बता रहा हूँ और आप सुनना ध्यान से। एनसीईआरटी बेस से ऐसा होता है, ऑफिशियल सिलेबस होता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, आपका जो भी एग्ज़ाम होता है वो एनसीईआरटी बेस से कुछ भी बाहर नहीं आता। एक गवर्नमेंट का एक वो होता है कि एनसीईआरटी जो होता है आपका यूपीएससी में भी एनसीईआरटी ही लेवल रहता है। इस तरीके से एनसीईआरटी होता है। ठीक है, ये तो मैंने हो गया। तो आपका के जो होता है वो 3 पार्टों में डिवाइड होता है, K1, K2 और K3। K1 जो होता है आपका फिलो क्विनन होता है, दूसरा कौन सा होता है, मीना क्विनन होता है, और तीसरा होता है आपका मीना डॉइन होता है। ठीक है, फिलो क्विनन, मीना क्विनन और फिर मीना डॉइन। ठीक है, 3 विटामिन होते हैं। कभी कभी ये फिलोक्विनन आपने नाम सुना होगा, तो वो इसी वजह से होता है। लेकिन आप ये भी नाम याद रखना, फाइटोनाडाइन जो होता है विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन डी का कोलिकैल्सिफोल, विटामिन सी का आपका एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन ए का रेटिनॉल। अब विटामिन K1 और K2 जो होते हैं वो आपके फैट बसा में घुलनशील होते हैं, जबकि K3 जो होता है वो आपका जल में घुलनशील होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, शिशुनाग या फिर श्रीगुप्त। जो मैं गाइज आपके लिए बता रहा हूँ ना, मतलब ये समझ लो बहुत अच्छे लेवल से बता रहा हूँ आपको। ये चीज़ें आपको अब अगर देखोगे, सर्च करोगे, मालूम करोगे तो ही आपको पता लगेंगे। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो ऑप्शन बी बिंबिसार। कब से कब तक शासन चला इसका, मगध में सबसे शक्तिशाली शासक जो बोला जाता है वो कौन सा बोला जाता है, मगध। ठीक है, तो ये मगध का ही बोला जाता है। तो मगध सत्ता का जो वास्तविक संस्थापक इसे बोला जाता है, बिंबिसार को बोला जाता है। उनका शासन कब से कब तक चलता है, हर्यक वंश का 544 से 412 ईसा पूर्व तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या बोलता है। हेमावती किसकी सहायक नदी है, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी या फिर कृष्णा। तो हेमावती किसकी सहायक नदी है, तो ऑप्शन बी कावेरी नदी की सहायक नदी। कावेरी नदी निकलती कहाँ से, आपकी पश्चिमी घाट से, बिरमगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से, बिरमगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है। अब हेमावती कैसे याद कर लोगे, वाह मिल गया, वाह इसका है और वाह इसका है, तो मिल गया, तो आप मैच कर सकते हो। मतलब इसकी टेरिटरी कौन है, तो हेमावती नदी, कावेरी नदी की। ठीक है, ये आपकी पश्चिमी घाट की महाराष्ट्र से थोड़ा सा नीचे बिरमगिरी पहाड़ियों से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के पास पहाड़ियों से, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो आपका पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। और नर्मदा नदी तो आपको पता ही है, अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 17 ऐसे ही आपको याद करना है गाइज। ये पहले शुरू में आपके लिए मुश्किल था, लेकिन अब आपको क्या हो जाएगा, एक चीज़ बिल्कुल रट जाएंगे, बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएंगी ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इल्तुतमिश। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन था, तो ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1290 तक इनका शासन चलता है, मतलब गुलाम वंश का। उसके बाद आ जाता है खिलजी वंश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपका, इसका शासन कब से कब तक चलता है, 1206 से 1210 तक। ये किसका गवर्नर था, तो ये मोहम्मद गौरी का गवर्नर था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी मृत्यु कैसे होती है, पोलो या चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है, सिंधु, रावी, भोगबा या फिर घग्गर। कालीबंगा तो कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन डी घग्गर नदी के तट पर स्थित है। आपको पता ही है राजस्थान में कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 19 प्रथम बौद्ध समिति कब हुई थी, 480, 483, 383 या फिर 484। अभी मैंने इसके बारे में पहले ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें डिस्कस की थी, अब आपको देना आंसर।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 483 ईसा पूर्व में। देखो पहली हुई 483, ठीक उसके 100 साल बाद 383, फिर उसके बाद 251, फिर ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। ठीक है, और पहली 483 किसके शान में हुई? मैंने एक ट्रिक बताई थी, आजकल आशा किनकी, आजकल आशा किसकी, आशा किनकी, किनकी, किसकी नहीं किनकी। तो आज से अजातशत्रु, कल से कालाशोक और किनकी से कनिष्क, आशा से अशोक और किनकी से कनिष्क। 483, 383, 251 और पहली शताब्दी। और जो अगर जगह याद करना है तो कैसे याद करोगे? राजा के विशाल पुत्र के कुंडल, राजा के विशाल पुत्र के कुंडल, राजा से राजगृह और के से ख़त्म करेंगे, विशाल से वैशाली, पुत्र से पाटलिपुत्र और के को ख़त्म करेंगे, कुंडल से कुंडलवल कश्मीर। इसी तरीके से आपको याद करना है गाइज, ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक बार में याद कर लोगे तो कभी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हर बार क्वेश्चन राइट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है? मोहनजोदड़ो की खुदाई उत्खनन किसने करवाया था? दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, गोपाल मजूमदार या फिर यज्ञदत्त शर्मा। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी? तो ऑप्शन बी राखाल दास बनर्जी ने 1922 और 23 में। ये आपके किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका सिंधु नदी के किनारे। तो कौन से नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। वर्तमान में ये आपका मोहनजोदारो कहाँ पे? तो आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में। ठीक है, यहाँ से क्या क्या मिला? स्नानागार मिला, अन्नागार मिला और पुरोहित आवास हो गया, कांसे की नर्तकी की मूर्ति हो गई, पशुपति की मूर्ति हो गई, धागा हो गया, सूती धागा जो मिला वो भी यहीं से मिला, सीप का मन का जो मिला वो भी यहीं से मिला मोहनजोदड़ो। अच्छा, मोहनजोदड़ो जो मूवी आई थी तो उसमें वो मोहनजोदारो बोल रहे थे, ये आपने देखा होगा ऋतिक रोशन की मोहनजोदारो। ऐसा बोलते हैं कि अमेरिका के रिसर्चर जो मतलब पुरातत्व विभाग के ऑफिसर वगैरह वो इसका नाम मोहनजोदारो दिया है, लेकिन जो किताबों वगैरह में मोहनजोदड़ो दिया है। मोहनजोदड़ो आपको पता ही है, मृतकों का टीला बोला जाता था, डेड ऑफ क्या बोलते थे, इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 21, टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी, न्यूटन, आइंस्टीन या फिर जगदीश चंद्र बसु। टेलीग्राफी होता क्या था? टेलीग्राफी जो होता था तार के द्वारा संदेश भेजा जाता था, तार मतलब बिछ के। तो सबसे पहले जो टेलीग्राफी का आविष्कार जो किया है, देखो दो चीज़ें हैं इसमें, ऑप्शन आ गया तो अलग है। सबसे पहले जो आविष्कार किया वो एफ मार्शल करके थे, एफ मॉर्स करके थे, अमेरिका के शायद साइंटिस्ट थे। इन्होंने वॉशिंगटन और वोल्टेरी के बीच पहली बार संदेश भेजा था टेलीग्राफ के जरिए। ठीक है, और दूसरी बार कैसे बोलेंगे? तो ऑप्शन ए मार्कोनी को, इन्होंने वायरलेस बनाया था, मतलब बिना वायर के ये संदेश भेज दिया करते थे टेलीग्राफी से। ठीक है, और मार्कोनी ने एक चीज़ की और खोज की थी, किसकी? रेडियो की। क्वेश्चन नंबर 22, इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर, टैकोमीटर, लैक्टोमीटर या फिर पायरोमीटर। अगर आप थोड़ा सा भी गैस करवा रहे होगे तो इसका आंसर दे दोगे ईजिली, आराम से। तो इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी टैकोमीटर। देखो फेदोमीटर होता है समुद्र की गहराई मापने में, लैक्टोमीटर दूध की क्या मानते हैं, दूध की सांद्रता मापते हैं, और पायरोमीटर जो होता है वो क्या होता है? बहुत अधिक तापमान मापा जाता है जैसे कि सूर्य का। तो एक ही बचा ऑप्शन, कौन सा? टैकोमीटर। इंजन की जो स्पीड होती है वो मापने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है? सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। आपका 1 घंटा, बस 1 घंटा निकाल लिया करो गाइस पर डे का, एक सुबह वाले में एक शाम वाले में। ठीक है, बहुत आपको इतनी मतलब
इसमें इतना जानने को मिलेगा जो आप, मैंने बताया था, पहले भी बताया था, 4 से 5 घंटे 6 घंटे में नहीं जान पाओगे जितना आप 40 मिनट या 35 मिनट या 30 मिनट की क्लास में जान लोगे। जो चीज़ नहीं समझ में आया करे आप बुक्स में सर्च किया करो, बुक्स में देखा करो कि ऐसा है और फिर उसके बारे में पढ़ा करो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 24, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? सिमुक, चंद्रदेव, दंतिदुर्ग या पुष्यमित्र शुंग? सातवाहन वंश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? सिमुक। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? कुंडलबल, पाटलिपुत्र, वैशाली या फिर राजगृह? बस एक ही बार में आपने ट्रिक से याद कर लिया तो फिर इसके कम से कम नहीं तो 10 क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब सब टोटल प्रथम बौद्ध संगति से संबंधित। ठीक है, तो आप सारे, मैंने अभी इसकी कैटेगरी बताई थी। स्थान याद करोगे तो कैसे? राजा के विशाल पुत्र के कुंडल, तो राजा से राजगृह, के क्या है, के को ख़त्म करोगे, और विशाल से वैशाली, पुत्र से पाटलिपुत्र, के को ख़त्म करोगे, कुंडल से कश्मीर, कुंडलमल कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, राजगृह। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, वासुदेव, विष्णुवर्धन या फिर सिमुक? चौहान वंश। देखो ये क्वेश्चन ऐसे, आप चौहान वंश के बारे में पढ़ोगे तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएंगी, तो इस वजह से ये खाली ऐसे ही याद कर सकते हो। सातवाहन वंश हो गया या चौहान वंश हो गया, इनके खाली फाउंडर याद कर लो, संस्थापक याद कर लो, बाकी चीज़ें छोड़ो इनकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वासुदेव। क्वेश्चन नंबर 27, अगर जिसे जीएसजी के याद नहीं रहती, जो मतलब बच्चे मतलब ये सोच रहे हैं कि सर हमें पढ़ तो लेते हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन याद नहीं रह पाई, उसके लिए आप एक काम करो, मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप इसे कितने दिन फॉलो करना है? 15 दिन फॉलो करना है। कितने दिन? 15 दिन। अगर उसके बाद आप जीएसजी के बोलो तो आप बोलना, आप जो है डेली नोट करना, क्वेश्चन को नोट करना शुरू कर दो, डेली क्वेश्चन लिखो, केवल 15 दिन लिखना। 15 दिन में आपको क्या हो जाएगा? याद होना शुरू हो जाएगा, फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपका सारा मटेरियल ऑलरेडी किताबों में दिया है। ठीक है, जिसे जीएसजी के नहीं याद हो रही है वो लिखना शुरू कर दें। कोई भी चीज़ अगर आपको याद नहीं होती तो अगर आप एक बार लिख लेते हो वो चीज़ आपको याद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? जापान की मुद्रा किस नाम से जाना जाता है? बता सकते हो आराम से। तो ऑप्शन ए, एन। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और टोक्यो किस द्वीप पर बसा हुआ है आपका? होन्शो द्वीप पर। किस द्वीप पर? होन्शो द्वीप पर बसा हुआ है। अच्छा, जापान के बारे में जापान के पीएम कौन है? तो वो आपके शिंजो अबे। जापान के जो पीएम है वो शिंजो अबे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल? गोलकुंडा का किला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश और हैदराबाद दोनों में ही आ जाता है, अगर ऑप्शन हैदराबाद आ जाए तो हैदराबाद कर देना। ये बनवाया किसने था? ये आपका मोहम्मद शाह और कुतुब शाह ने बनवाया था। ठीक है, कुतुब शाह ने इसे किससे बनवाया था? बाद में ग्रेनाइट से बनवाया। पहले ये मिट्टी का बनाया था, फिर उसके बाद इसे कुतुब शाह ने ग्रेनाइट में बनवाया था। ठीक है, गोलकुंडा आपका मेनली हैदराबाद के पास लगता है, मूसी नदी इसके पास से निकलती है इस किले से। ये बहमनी शासकों के अधीन था। कौन से? बहमनी शासक जो थे उनके अधीन था, उनके पास था ये गोलकुंडा का किला। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे। तो NH2, NH4, NH5 या फिर NH7?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी NH7। वर्तमान में इसका नाम जो है NH44 कर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन अब भी NH7 करके आ जाता है, तो याद रखना NH7 और NH44। 44 वर्तमान में है, NH7 इसका पुराना नाम है। ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये नेशनल हाईवे आपका कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जाता है। कन्याकुमारी से कहाँ तक? श्रीनगर तक। और ये कितनी दूरी तय करता है इसके बारे में? कन्याकुमारी से, ठीक है, श्रीनगर तक जाता है और दूरी कितनी तय करता है? 3745 किलोमीटर लगभग दूरी ये तय करता है, ये नेशनल हाईवे। ठीक है, क्या नाम है वर्तमान में? NH44। दो आपको और याद रखने हैं, एक NH27 और एक NH48। तीन जो नेशनल हाईवे हैं आपके बड़े बड़े, वो याद रखना। पहला नेशनल हाईवे 44 हो गया, फिर नेशनल हाईवे 27 जो कि आपका गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक जाता है। लगभग इसकी 3707 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, पहले वीडियो में भी। ठीक है, और तीसरा कौन सा है? NH48 जो आपका देश का तीसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, जो कि आपके कहाँ से कहाँ तक जाता है? दिल्ली से चेन्नई तक। इसकी लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी तय करता है ये हाईवे। ठीक है, याद आ गया? हो गया? एक बार फिर से बता दूं? चलो फिर से बता देता हूँ। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे NH7। वर्तमान में NH44 नाम है इसका। 3745 किलोमीटर की दूरी तय करता है कन्याकुमारी से लेकर आपका श्रीनगर। कन्याकुमारी क्या है, कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु में। ठीक है, दूसरा कौन सा है? NH27 जो कि आपका कहाँ से कहाँ तक? गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक 3707 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद आपका तीसरा नेशनल हाईवे कौन सा आता है? NH48 जिसका कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से चेन्नई तक लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। एक दिन आपको भी ऐसी चीज़ें याद हो जाएंगी, आपके दिमाग में आपके अगर कोई उठा के भी क्वेश्चन करेगा ना, तो आप पूरी डिटेल बताओगे। इसी वजह से तो ऐसा पढ़ा रहे हैं आपको, वरना तो आपको खाली क्वेश्चन भी तो रटा सकते हैं गाइस। हमें इसमें क्या जा रहा है, अगर हम इसका आंसर डायरेक्ट आपको बता दें और फिर आगे बढ़ जाएं, फिर आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन तो मिलेंगे। ये मंदिर सुना है आपने कभी पहले? बहुत कम लोगों ने सुना होगा इस मंदिर का नाम। मामा भांजा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए बारसूर छत्तीसगढ़ में स्थित है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1555, 1590, 1757 या 1764? ये तो बता सकते हो आराम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1757 में। इधर से अवध का नवाब सिराजुद्दौला और उधर से अंग्रेज़ों की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव के बीच 1757 में युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ? इनके सेनापति, अब सिराजुद्दौला के सेनापति कौन थे? मीर जाफ़र, जो क्या हो जाते हैं? गद्दारी कर जाते हैं। जब गद्दारी कर जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है? नवाब सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 32। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितने किलोमीटर है? ऑप्शन पढ़ो और फिर आंसर दो। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितने किलोमीटर है? तो ऑप्शन ए 12,756 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 33। प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर बल्लभी? अब मैं इसकी भी ट्रिक बता देता हूँ। जगह पूछा जाए तो याद रखना पुत्र के बल्लभ। क्या है? पुत्र का बल्लभ। इस तरीके से याद रखना। देखो ये क्या होता है, जस्ट इमेजिनेशन होता है। अब आपको याद रहेगा, जैन संगति का नाम आएगा तो आप जगह कैसे याद करोगे? पुत्र का बल्लभ, इस तरीके से। तब पुत्र से क्या हो जाएगा आपका? पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। और बल्लभ से दूसरी बौद्ध जैन संगति कब हुई? बल्लभी में।
ठीक है। 2 जैन संगति कितनी हुई, 2 हुई। अब इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये 322 से 298 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी, स्थूलभद्र ने की थी। जो आपका जैन धर्म था दो उसमें बढ़ गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है। दूसरी जो हुई थी आपकी वल्लभी में हुई थी। ये किसके शासनकाल में हुई, गुप्त काल के शासनकाल में हुई थी। इतना याद रख लीजिए। ठीक है। और कहाँ हुई थी, वल्लभी में हुई थी। और इसमें क्या हुआ था, जैन ग्रंथ, जितने भी जैन किताबें थी, जैन ग्रंथ की किताबें, उन्हें लिपिबद्ध किया गया, मतलब कि उन्हें एक ऑफिशियल तरीके से बनाया गया। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड या फिर उड़ीसा। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उड़ीसा। ठीक है। कर्क रेखा के बारे में आप कैंसर लाइन के बारे में जानते ही होंगे। ये इसकी ट्रिक क्या है, मित्र पर, ये आपने ट्रिक पढ़ भी रखी होगी, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी। मित्र पर गमछा जार, मित्र पर गमछा और जार, मित्र पर गमछा जार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है। कहाँ कहाँ से, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हुआ, ऑप्शन डी, उड़ीसा में नहीं गुजरती। माही नदी जो होती है एक कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, सिंह विष्णु, सिमुक, दंतीदुर्ग या फिर विजयालय। राष्ट्रकूट वंश, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दंती दुर्ग। ये आपको पता ही है, साउथ के शासन है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलते हैं, देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगति के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, शिशुनाग या फिर धनानंद। अब मैंने ट्रिक क्या बताई थी, आजकल आशा किनकी। तो तीसरे नंबर पे कौन आ गया आपका, अशोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। ठीक है। और कब हुई थी, 291 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी आपकी, तो उसकी भी ट्रिक बताई थी, स्थान की, राजा के विशाल पुत्र के कुंडलवन के कुंडल। तो पुत्र से क्या, पाटलिपुत्र में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37। द्वितीय जैन संगति कहाँ पर संपन्न हुई थी, कहाँ पर संपन्न हुआ, राजगिलय, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर वल्लभी, गुजरात में। वल्लभी आपका गुजरात में है। इसकी भी मैंने ट्रिक बताई थी अभी, पुत्र के वल्लभ, तो पुत्र से पाटलिपुत्र हो गया और वल्लभ से वल्लभी हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, वल्लभी में। ठीक है। और ये किसके शासनकाल में हुई दूसरी, तो गुप्त काल के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 38। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, बांसुरी वादन, गिटार, तबला या फिर शहनाई। उस्ताद जाकिर हुसैन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, तबला वादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ संपन्न हुआ, कुंडनमल, वल्लभी, पाटलिपुत्र या फिर वैशाली। अब तो बता दो गाइज, आराम से बता सकते हो इसका आंसर। और आपस में ज़्यादा बात मत किया करो, तुम लोग पढ़ाता हूँ मैं, आपस में ही लगे रहते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कुंडन बन। अरे बात करने के लिए आप पूरे आप तक इतने बड़े हो गए, क्या करते रहे, बात करते रहे हर समय।
अब जो है आपका क्या टाइम है, काम का टाइम है। अब आपको क्या करना, बात नहीं करना, काम करना है, आंसर देना है। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, स्किप करो, आंसर दो। देखो जब आप गिरोगे तभी आपको अंदाज़ा होगा उठने का, ठीक है। आंसर नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, सुना करो और फिर आंसर दे दिया करो। मुझे पता है नया चीज़ नहीं हो पाती, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पढ़ सुन तो सकते हो, याद तो कर उस चीज़ को नोट तो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है, द्वितीय बौद्ध संगति के समय मगध के शासक कौन था। मैंने बताया ना, लौट फिर के वही क्वेश्चन बनेंगे, बस एक बार याद करने का वो होता है, मन से याद कर लो, काम खत्म। तो कनिष्क, अशोक, कालाशोक या फिर अजातशत्रु। अब ये क्वेश्चन ऊपर भी आ गया तो फिर से आ गया क्या क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कालाशोक। आजकल आशा किनकी, तो आज से अजातशत्रु, कल से कालाशोक। कब हुई थी, 383 ईसा पूर्व में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41, ध्वनि की इकाई क्या है, डेसिबल, आवृत्ति, हर्ट्ज या फिर मीटर। मैंने ट्रिक आपको जब भी आई मैंने हर बार ट्रिक बताई, क्यों बताई, कि आपको याद हो जाए। मैं चाहता तो एक ही बार बताता, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि याद हो जाए। तो यही क्या करो, आपका दिमाग ऐसा होता है ना, जिस चीज़ में आप दिमाग लगाओगे दिमाग आपका उसी तरह से भागता है। आप अगर दिमाग अपना खेल कूद में, जैसे कि बोलते हैं ना, खेल कूद में या दूसरी चीज़ों में लगाते हो, पढ़ाई से हट के, तो आपका माइंड उसी तरफ भागता है। जब आप निगेटिविटी की तरफ भागते हो तो आप एक कदम अगर रखते हो ना, तो निगेटिविटी जो आपका मन होता है वो 10 कदम आपसे आगे चलता है। समझ रहे हो, जब आप पढ़ाई के लिए जाते हो तो एक कदम रखते हो तो आपका आधा कदम भी आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये पॉजिटिविटी धीरे धीरे आती है। ये तो आपको पता ही है कि गलत चीज़ की संगत जल्दी आती है, बुरी चीज़ की, वो गलत चीज़ की संगत बहुत जल्दी आती है और अच्छी चीज़ की बहुत कम से। तो ध्वनि की इकाई क्या है, तो ऑप्शन ए डेसिबल, ठीक है। 40 से 45 डेसिबल जो होती है वो हमारे सुनने के लिए परफेक्ट मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, मालगुड़ी डेज के लेखक कौन है, भवभूति, एपीजे अब्दुल कलाम, के.आर. नारायण या फिर आर.के. नारायण। ये याद रखना, अलग अलग ऑप्शन है, एक ही नहीं है, ठीक है। के.आर. नारायण और आर.के. नारायण। तो मालगुड़ी डेज के लेखक कौन है, तो ऑप्शन डी आर.के. नारायण। अब कैसे याद करोगे, मालगुड़ी मतलब कि मालगाड़ी से रिलेटेड आ रहा है, रेल से रिलेटेड, तो पहले ही आपको मिल जाएगा आर। अब इस तरीके से याद रखना, ठीक है। माल से क्या समझ में आया आपके, मालगाड़ी यानी कि ट्रेन, तो रेल होती है, तो रेल से पहले ही आपके मिल जाएगा आर के, तो आर समझ में आ गया। के.आर. नारायण अलग हैं, आर.के. नारायण अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर सामवेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी, तंजौर, मान्यखेड़, गुलबर्गा या फिर द्वार समुद्र। इन्हें आप क्वेश्चन को, राष्ट्रकूट वंश हो गया, अब इन्हें आप नोट कर सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मान्यखेड़। और इसका संस्थापक कौन था आपका, दंती दुर्ग। संस्थापक कौन था इसका, राष्ट्रकूट वंश का, दंती दुर्ग, ठीक है। और राजधानी कहाँ थी, मान्यखेड़। देखो जो भी पूरा साउथ वाले हैं तो उन्हें बस क्या याद करो, दो चीज़ याद कर लिया करो, एक राजधानी है, एक आपका फाउंडर तो आपको सभी के याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, मेटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर यमुना। तो मेटूर बांध किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन बी कावेरी नदी पर। मैंने एक चीज़ बताई थी कि आप अगर टूर पे जाओगे, किसी को फ़ोन लगाया तो वो आपका मोबाइल क्या है, वेरी करेगा। टूर पे जाओगे, किसी को फ़ोन लगाओगे तो आपका मोबाइल उससे क्या करेगा, वेरी करेगा, तभी आप मिल जाओगे, ठीक है, याद हो गया। चलो गाइस, क्वेश्चन ख़त्म हो गए। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग भी नए हैं वो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल भी ना जाएं, और सब्सक्राइब का जो बेल आइकन का बटन है उसे दबा लें,
जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिल जाए। घर पर रहें, सेफ रहें। ओके, बाय एवरीवन। ठीक है, फिर आपकी शाम में क्लास होगी केमिस्ट्री की पार्ट 2। ध्यान से देख लेना, जिन लोगों ने साइंस नहीं पढ़ी केमिस्ट्री, अगर जिन लोग नए भी है ना वो भी देख लो, क्योंकि आपको क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा पता लग जाता है। ठीक है, और सभी एग्ज़ाम के लिए आपके जो जितने भी आने वाले टाइम में एग्ज़ाम है। ओके, बाय एवरीवन।